नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा जो इसका पहले वाला लेक्चर था हमारा, ठीक है, गांधी जी पर, उसका सेकंड लेक्चर है ना। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब कि सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, ठीक है, और एक दार्शनिक के रूप में एज अ फिलोसोफर किस तरीके से अपना योगदान जो है इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, इंडियन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में, ठीक है, और उसमें अच्छे नैतिक सद्गुणों का विकास करने में, और उसे एक विश्वव्यापी समझ और सोच को लेकर, ठीक है, किस तरीके से स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया है। हम उन चीजों को कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं हमारे लेक्चर्स में। ठीक, हमने जो पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है वो हमने गांधी जी की इनिशियल लाइफ देखी, उनकी एजुकेशन पर किस किस चीज के प्रभाव रहे हमने वो देखा, है ना। उसी के साथ हमने देखा था कि गांधी जी ने किस प्रकार जो है अपना जो अहिंसा, नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट है, उसे दुनिया के समक्ष रखा था, और किस तरीके से भारतीय संस्कृति से जोड़कर उसको उन्होंने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और किस प्रकार उन्होंने अपने आंदोलनों में अपने अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो है सफलताएं प्राप्त की, वो भी कहीं ना कहीं आपके जहन में और दिमाग में हो गए। अब हम उसी के आगे चर्चा करते हैं। उसके सेकंड पोर्शन पर हम बेसिकली पंचव्रत की बात कर रहे थे, है ना। हम किसकी बात कर रहे थे? पंचव्रत की। तो हम जब गांधी जी के पंचव्रत सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो पंचव्रत सिद्धांत में जो सेकंड था वो हमारा क्या आता है? सत्य, मतलब ट्रुथ, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप गांधीयन फिलोसफी को स्टडी करें, ठीक है, जब भी आप गांधीयन आइडियोलॉजी को स्टडी करें, ठीक है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपकी सोच को सीमित रखकर स्टडी नहीं करना है। आपकी जो थिंकिंग अप्रोच है, ठीक है, या जो आपकी अप्रोच है इसके लिए, वो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड लेकर चलना है, मतलब आपको हर लेवल पर सोचना है। क्योंकि गांधी जी ने किसी भी चीज को जो है, किसी भी बात को जो है, उसको सीमित अर्थ में नहीं लिया है, मतलब उन्होंने उसको लिमिटेशंस में नहीं लिया है, उसके लिए लिमिट्स उन्होंने डिसाइड नहीं की, उसे उन्होंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पर डिस्कशन करने का प्रयास किया है, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने चीजों को डिस्कशन करने का प्रयास किया है। और उनके जो कंसेप्ट्स हैं, वो सारे कंसेप्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इन सब से जुड़े हुए हैं, और उन सबका आधार जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है मोरालिटी, नैतिकता। मतलब गांधी जी ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा बल दिया है वो नैतिकता ही है, ठीक है, वो मोरालिटी ही है। हर मामले में उन्होंने मतलब बोला है, हर जगह उन्होंने एक चीज को कहीं ना कहीं समझाने के लोगों को कोशिश की है कि अगर आप आपके सोशल रिलेशंस, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस, आपके सोशल इकोनॉमिकल रिलेशंस, ठीक है, आपका इकोनॉमिकल सिनेरियो, हर सिनेरियो अगर आपको सुधारना है, तो कहीं ना कहीं उसके केंद्र में नैतिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वहां पर जो है मोरालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नैतिकता आपके अंदर होगी तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे समाज और सोसाइटी का निर्माण जो है कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज पर बल दिया है वो किस पर बल दिया है? नैतिकता पर बल दिया है ना। तो सत्य के मामले में अगर मैं देखना चाहूं तो सत्य का भी गांधी जी ने दो तरीके से अर्थ लिया है, ठीक। एक तो इन्होंने लिया है व्यापक परिप्रेक्ष्य में अर्थ, मतलब एक इन्होंने लिया है ब्रॉड लेवल पर, एक लिया है इन्होंने सीमित अर्थ, ठीक है। दो इन्होंने चीजों में सत्य को जो है समझाने का प्रयास किया है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, सत्य को उन्होंने दो किस रूपों में समझाने का प्रयास किया वो देखते हैं। सीमित अर्थ में कहां लिया है? अगर हम, और ध्यान रहे, सत्य किससे जुड़ा हुआ है? अहिंसा से, है ना। सत्य ही किससे जुड़ा हुआ है? अहिंसा से भी जुड़ा हुआ है। मैंने पहले बताया आपस में रिलेटेड है। तो हम अगर मन, वचन और कर्म, ये तो इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपने सुना है, मन, वचन, कर्म से हम किसी को छल ना दें, छल ना करें, उसके यहां धोखा ना करें, ठीक है, धोखा ना करें। तो ये सब क्या है? सीमित सेंस में अर्थ है किसका? सत्य का। मतलब सीधी सी बात है, किसके मार्ग पर चल रहे हैं? आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये सीमित अर्थ में कि जो तथ्य जैसा है, ठीक है, जो भी फैक्ट जैसा हो, है ना, जो भी फैक्ट जैसा हो, उससे छेड़छाड़ ना करें। जो तथ्य जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है, उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो उस तथ्य से, ठीक है। मतलब उस तथ्य को आप चेंज कर ना बताया। इज दैट क्लियर? मतलब जो तथ्य जैसा है वैसा ही रहे, उसमें आप अनावश्यक या किसी भी प्रकार से बेवजह चेंज ना करें। ध्यान रहे, इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा हिंदी मीडियम पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। उसका रीजन है कि यहां से टॉपिक्स जो है, ऐसे वाला टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है,
ठीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का रोल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्लीज आप हिंदी जरूर नोट करते हुए चलें। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसकी हिंदी जरूर नोट कर लें, क्योंकि आपको एमपीपीएससी में ऐसे जो है वो हिंदी मीडियम में ही लिखना होता है। ठीक, बाकी यूपीएससी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ही, है ना, और इतने कोई टिपिकल वर्ड्स भी यहां पर नहीं आ रहा है जिनसे आप इंग्लिश ना कर पाए। बिल्कुल आप इंग्लिश भी इसका इजीली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे के हिसाब से बता दूं, बाकी सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको वो हो ही जाएगा, और जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैं खुद अपने हिसाब से चीजें बता ही दे रहा हूं। ठीक है, तो तथ्यों से छेड़छाड़ ना हो, बिना किसी संशोधन के हम जैसे तथ्य हैं वैसा ही दर्शाएं। ठीक है, उनको किसी प्रकार का संशोधन ना करें, तो संशोधन में अनावश्यक संशोधन ना करें। कैसे संशोधन ना करें? अनावश्यक, मतलब आवश्यक हो तो ही संशोधन करें, फालतू का अनावश्यक संशोधन ना करें। ये उन्होंने सीमित अर्थ में यानी सत्य के बारे में बताया है। अब व्यापक अर्थ में क्या है? अगर बड़े लेवल की बात करें तो व्यापक अर्थ में इन्होंने बोला है कि सत्य एवं ईश्वर दोनों समानार्थक हैं। इन्होंने व्यापक अर्थ में क्या बोला है कि सत्य एवं ईश्वर दोनों क्या है? समानार्थक हैं, मतलब दोनों सेम है, मतलब ट्रुथ एंड जो गॉड है उसको उन्होंने इक्वल माना है। ठीक है, समान माना है कि मतलब अगर आप ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप गॉड को फॉलो कर रहे हैं, आप ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा गांधी जी का मानना था। मतलब इन्होंने क्या बोला कि ईश्वर के लिए निष्ठा, मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने वही अहिंसा वाला कंसेप्ट भी यहां पर दिया है कि ईश्वर के लिए निष्ठा आपके मन में होगी तो आप सत्य के रास्ते पर ही चलेंगे। मतलब इन्होंने क्या बोला कि सत्य के साथ पूर्णतः नैतिक जीवन जीना। पूर्णतः कैसा जीवन जीना? नैतिक जीवन जीना ही क्या है? सत्य है। ठीक है, इन्होंने सत्य की अवधारणा यह दी कि पूर्णतः नैतिक जीवन हम जिए, और जो सत्य है इसका व्यापक अर्थ पर गांधी जी ने प्रयोग किया है इनकी ऑटोबायोग्राफी। और उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग इनकी आत्मकथा है, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें व्यापक तौर पर इन्होंने इन सब चीजों का जो है प्रयोग किया है। इज दैट क्लियर? तो जो सत्य की अवधारणा है गांधी जी की, यह महत्वपूर्ण सत्य की अवधारणा है। अब गांधी जी ने यह भी बोला है कि सत्य के मार्ग पर चलना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, उनका कहना क्या था कि जो सत्य की अवधारणा मैं बता रहा हूं, इस अवधारणा पर चलना हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, और वाकई में नहीं भी। तो उस स्थिति में कि सत्य के मार्ग पर अगर किसी को चलना है या सत्य के मार्ग पर अगर कोई चलना चाहे तो उसको कैसे फॉलो कर सकता है, वो किस तरीके से जो है उस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, सत्य के मार्ग पर चल सकता है। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या बोला है? तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं। हम उन उपाय के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रहे, लास्ट में जब लेक्चर को मैं कंक्लूजन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो गांधी जी के गांधीयन आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो चल रही है वो थर्ड लेक्चर में कंप्लीट होगी। उस थर्ड लेक्चर में जब मैं कंक्लूजन आपको पढ़ाऊंगा तो उस कंक्लूजन में मैं सारे कंसेप्ट्स का कोरिलेशन भी आपको बताऊंगा कि इनकी सारी बातें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, किस तरीके से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ये जोर दे रहे हैं, उन सब चीजों पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि सत्य के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने के लिए इन्होंने उपाय सुझाए हैं। चलने के लिए उपाय, ठीक है, इन्होंने क्या उपाय सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सुझाए हैं वो देखते हैं। इन्होंने बेसिकली दो उपाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बताए थे। उन्हें पहला यह है कि अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अनावश्यक अभिव्यक्तियों से बचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, भाई आपको जबरदस्ती की अभिव्यक्ति करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई उनसे ना पूछे तो भी वो अपना जो है, अगर उनके पास कुछ ज्यादा चीजें हैं, अगर उनके पास कुछ जरूरत से ज्यादा अधिक चीजें हैं, अगर वो धनवान है, उनके पास धन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, ठीक है, उनकी पावर बहुत ज्यादा है, तो मतलब जो अगर उनके पास पैसा कहीं नहीं, थोड़ा सा उनके पास है, पावर उनके पास कहीं नहीं है, या नहीं भी है कुछ लोगों के पास, तो भी वो अनावश्यक रूप से इन चीजों का बखान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश करते हैं कि आई एम वेरी पावरफुल और मेरा तो संबंध जो है, मेरी तो सीधे बात प्रधानमंत्री से होती है। वो इस टाइप की बातें भी यहां पर करने की कोशिश करते हैं, है ना। इसे बोलते हैं अनावश्यक अभिव्यक्ति। जहां पर जरूरत है वहां पर अभिव्यक्ति आप कीजिए। जैसे कुछ लोग थोड़ा ज्ञान अगर मिल गया, उस ज्ञान का बखान हर जगह करते रहते हैं। ये होता है बहुत सारे लोगों में।
तो जहां जरूरत हो वहीं पर उसका बखान आप करें, जबरदस्ती हर कहीं बखान करने की जरूरत नहीं। अब अगर आप अनावश्यक अभिव्यक्तियां करेंगे, है ना, जहां पर जिन अभिव्यक्तियों की जरूरत ही नहीं है, जहां पर जिन बातों की जरूरत ही नहीं है, उन बातों को भी वहां पर अगर आप बोलेंगे तो हो सकता है कि उन बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए आपको झूठ बोल दे। और इसलिए कहा जाता है कि एक झूठ बोलने के बाद में उसको छुपाने के लिए लोग 100 झूठ बोल जाते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि आप अनावश्यक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मतलब एक तो बेवजह का बड़बोलापन आप अपने आप में ना रखें, जिसे बोलते हैं बड़बोलापन, ये आपके अंतर्गत ना हो, ठीक है, व्यर्थ का आडंबर वाडंबर ना हो, है ना, समझ गए ना। अनावश्यक अभिव्यक्तियां मतलब जिन चीजों की जरूरत ना हो उनकी जबरदस्ती अभिव्यक्ति ना करें। जबरदस्ती हर कहीं अपने आप को जो है झूठ के प्रपंच में ना फंसाएं। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मतलब किसी चीज की अतिशयोक्ति भी ना हो, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार सुना होगा आपने, अतिशयोक्ति ना हो। अतिशयोक्ति से मतलब सीधी सी बात है, आप बोल रहे हैं कहीं पर जबरदस्ती अपने बड़बोलेपन में कि हमने तो बॉम्ब बना लिया है, अमेरिका को उड़ाने वाले हैं सीधे, तो ये चीज थोड़ी ना हो सकती है। जबरदस्ती की भी अतिशयोक्ति ना करें, ठीक है। वही बात मतलब निराधार बातें ना करें। बेवजह का जो बड़बोलापन है उसी के अंतर्गत आता है, अतिशयोक्ति के अंतर्गत, वो आप कहीं ना कहीं ना करें। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और कुछ और मार्ग इन्होंने बताए हैं कि दूसरों को कष्ट ना दे, ठीक है, कष्ट ना दे किसी को, किसी की निंदा ना करें, जबरदस्ती निंदा ना करें, और दूसरों का क्रोध सहने की क्षमता आपके अंदर है। दूसरों का क्रोध सहने की क्षमता भी आपके अंदर डेवलप आप करें। मतलब कि आपके अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। कौन सी पावर होना चाहिए? टॉलरेंस पावर आपके अंदर होनी चाहिए, जिसे हम एक और सेंस में बोल सकते हैं सहिष्णुता। सहिष्णुता आप विकसित करें। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज के समय में इस वर्ड की अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। मैंने पहले बताया है कि ये जो बात है, जो सत्य की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अहिंसा से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस अगर आपके अंदर होगी तो कहीं ना कहीं आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। वो कौन सा वर्ड है? इनटॉलरेंस, मतलब असहिष्णुता, ठीक है। और आज के समय में इस असहिष्णुता की वजह से ही सोसाइटी में, ठीक है, पॉलिटिक्स में और कहते हैं देशों के बीच में कितनी ज्यादा समस्याएं आप देख रहे हैं, ठीक। इस सहिष्णुता जो है, मतलब अगर सहिष्णुता आपके अंदर है तो आप हिंसा की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर असहिष्णुता है, आप सहिष्णु नहीं, चीजों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहेंगे हिंसा की तरफ जाएंगे और हिंसा के मार्ग को फॉलो करेंगे, और वहां पर फिर सत्य का जो मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा। तो कहेंगे सत्य और अहिंसा दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के कंसेप्ट से कोरिलेटेड है। कि अगर आप सत्य को फॉलो कर रहे हैं तो आप अहिंसा को फॉलो अपने आप कर ही लेंगे, और आप अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं तो आप सत्य को अपने आप ही फॉलो कर लेंगे। दोनों अवधारणाएं, दोनों कंसेप्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से यहां पर जुड़े हुए आपको प्रतीत हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। किसी को कष्ट ना दें, निंदा ना करें, दूसरों का क्रोध सहन करने की क्षमता आपके अंदर हो, सहिष्णुता आपके अंदर हो, ये सब चीजें आपको विकसित करनी ही चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बड़ा शानदार पॉइंट इन्होंने बताया है, थर्ड वाला, और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उसको मानता हूं। देखिए आप, मैंने पहले आपको बताया था कि गांधी जी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है। किसको फॉलो करते हैं? ये प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये बहुत ज्यादा आइडियलिज्म की बात नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा आदर्शवाद की तरफ नहीं जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा कि इनकी अहिंसा में भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने रखी है। अहिंसा में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? मैंने बताया था आपको कि कुछ जगहों पर हिंसा जो है, जहां पर जरूरी है वहां पर हिंसा हो सकती है। लाइक यूथेनेशिया को इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया है, ठीक है, यूथेनेशिया को इन्होंने सपोर्ट किया। और जो हानिकारक सोसाइटी के लिए जो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, फसल के लिए जो हो सकते हैं, जो रोगाणु हो सकते हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जो हार्मफुल हमारे लिए हो सकते हैं, उनको हम मार सकते हैं, वहां पर हिंसा जायज है। मतलब कि पूर्णतः कुछ जगहों पर जो है ये तरह प्रासंगिक आपको नहीं मिलेंगे। जब मैंने पहले बताया कि जब कंक्लूजन होगा तो हम देखेंगे कि गांधीवाद किन किन जगहों पर काफी ज्यादा प्रासंगिक है और किन किन जगहों पर वह प्रासंगिक है, किन किन जगहों पर वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है, किन जगहों पर वो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट है। हम वो भी कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ चीजें जो हम आपके ऊपर भी छोड़ूंगा, आपको भी उसमें फिर डिसीजंस लेने हैं कि किस तरीके की चीजें हो सकती है। तो थर्ड और लास्ट बात जो इन्होंने बताई है सत्य के मार्ग पर चलने की, बेहद इंपॉर्टेंट है।
इन्होंने बोला कि अनावश्यक दार्शनिक उलझनों में ना उलझे, अनावश्यक दार्शनिक, ठीक है, जो उलझनों हैं जो उनमें ना फंसे, ठीक है, अनावश्यक दार्शनिक उलझनों में ना फंसे। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो जबरदस्ती की दार्शनिक उलझन है, मतलब जो बहुत ज्यादा फिलोसफीज हैं दुनिया में, जो बहुत ज्यादा फिलोसफीज चल रही हैं, ठीक है, उन जबरदस्ती की फिलोसफीज में आप ना उलझे, ठीक। मतलब कुछ फिलोसफीज बहुत ज्यादा आइडियल फिलोसफीज है, जैसे मैं बता दूं कि ये जो बात है, ये बात विरोध करती है थोड़ा सा किसका, जैसे कि हम बात करते हैं कहीं ना कहीं, अगर आपने सुना हो तो, कि जो प्लेटो है, प्लेटो का जो आदर्श राज का सिद्धांत है, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट है, ठीक है, एथिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, उसमें प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो देता है आदर्श राजा की कंसेप्ट, ये आदर्श राजा की बात करता है, मतलब ये आइडियल किंग की बात करता है, ठीक है। तो आइडियल किंगडम की बात करेगा, आइडियल रूलर की बात करता है। कैसे? प्लेटो का मानना है कि राजा वही बन सकता है जो अच्छा दार्शनिक हो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, और ये दार्शनिकों को राजा बनाने पर बल देता है, मतलब फिलोसोफर को राजा बनाने पर बल देता है, ठीक है, और ये बल देता है कि राजा जो है वो आदर्श राजा हो। आदर्श राजा से मतलब कि वो बहुत महान हो, मतलब ग्रेटनेस की बात करता है, ठीक है, किसकी बात करता है, ग्रेटनेस, उसके अंदर सारी महानताएं भरी हुई हो। लेकिन एक सेंटेंस चलता है कि डोंट ट्राई टू बी ग्रेट, ठीक है, ट्राई टू बी नॉर्मल। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा फेमस है साइकोलॉजी में, ये सेंटेंस साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा फेमस होता है, मतलब कि मनोविज्ञान में काफी ज्यादा फेमस है। आज के समय में जो डिप्रेशन विप्रेशन, ये जो सारी चीजें लोगों में चल रही हैं, अगर वो इस कंसेप्ट को भी फॉलो करें, मतलब उसमें से एक ये कंसेप्ट है कि अगर लोग इस कंसेप्ट को भी फॉलो करें तो वो डिप्रेशन जैसी चीजों से बच सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू बी ग्रेट, हम बहुत ज्यादा अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं, और उस स्थिति में जो हमारी सहज, जो हमारी नॉर्मल चीजें हैं, हम उन्हीं को भूल जाते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी के सभी क्या हैं, हम सभी के सभी मनुष्य हैं, इंसान हैं। अब हमारे अंदर वो चीजें तो जरूर होंगी जो एक इंसान के अंदर होती है, ठीक है, दया का भाव भी कभी कभार होगा, कभी कभार क्रोध की भावना भी होगी, कभी कभार कामुकता की भावना भी आएगी, है ना, ये सब चीजें होती है। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रेट दिखाने की कोशिश, जैसे कि अब सिंपल सी बात है, हार्मोनल सिस्टम हमारे अंदर एक्टिव है, ठीक है, तो जो कामुकता की भावनाएं हैं, क्या वो मनुष्य में नहीं होगी? ये सहज भावनाएं हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी जो सेंसेस हो उन पर आपका कंट्रोल ही ना हो। आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखें, आप सेंसेस पर आपका कंट्रोल रखें, आप सेंसेस को कंट्रोल करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सहज भावनाओं को ही भूल जाएं। आप यही भूलने की कोशिश करें कि मैं एक इंसान, सिंपल सी बात है, आपको एक इंसान की तरह ही बिहेव कुछ जगहों पर करना पड़ेगा ही। अगर आप सहज नहीं रहेंगे, मतलब कोई भी इंसान हमेशा जो है ग्रेट बनने का या महान बनने का नाटक नहीं कर सकता, उसे नॉर्मल, उसे सहज रहना ही पड़ता है। इज दैट क्लियर? मतलब कि सहज रहना है। अब ये प्लेटो क्या बोलते हैं कि आपको आदर्श राजा, मतलब कि जो बिल्कुल आदर्श हो, तो कंप्लीट आदर्श राजा कोई कैसे बन सकता है, कंप्लीट कोई आइडियल कैसे हो सकता है, 100% कोई आइडियलिज्म को फॉलो करे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हालांकि इसका कंसेप्ट और भी, हम जब प्लेटो के बारे में, प्लेटो का जब फिलोसफी पढ़ेंगे, प्लेटो का जब दर्शन पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे, तो गांधी जी का मानना क्या है कि अगर आप एक प्रशासक भी हैं, अगर आप एक फिलोसोफर भी हैं, अगर आप एक थिंकर भी हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि कंप्लीट आइडियलिज्म की तरफ ना जाकर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश करें। ठीक है, कौन सी अप्रोच पर बल दिया है इन्होंने? प्रैक्टिकल अप्रोच पर बल दिया है कि जो चीज व्यवहार में संभव हो वही चीज आप करने की कोशिश करें। तो अनावश्यक दार्शनिक उलझनों में न उलझें, ठीक है, बल्कि सहज रहने की कोशिश करें और अपनी सामान्य समझ का प्रयोग करें। मतलब इन्होंने यहां पर कॉमन सेंस की भी बात करी है कि अपने कॉमन सेंस का भी आप उपयोग करें, है ना। किसका उपयोग करें? आप अपने कॉमन सेंस का भी जो है उपयोग करें। तो कॉमन सेंस पर भी यहां पर इन्होंने बल दिया, कॉमन सेंस का उपयोग करें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी दार्शनिक ने बोला है कि ऐसा ही होना चाहिए तो वैसा ही हो। भैया आपकी खुद की एक समझ है, मतलब सीधी सी बात है, परिस्थितियों के अनुसार आप आचरण करने का प्रयास करें, परिस्थितियों के अनुसार भी आप निर्णय लेने का प्रयास करें। इज दैट क्लियर? तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग वाला जो कंसेप्ट है उसकी तरफ भी बल देते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थोड़ी सी चले, आपकी जो निर्णय क्षमता है वो परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी सी चले।
लेकिन आप कोशिश करें कि ज्यादातर परिस्थितियों में आप जो है सत्य और अहिंसा का पालन करें। जो इन्होंने पंचव्रत बताए हैं, उन पंचव्रत का जो पालन है वो अधिकांशतः जगहों पर आप करने की कोशिश करें, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक, तो ये जो सत्य वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पर आकर ऑलमोस्ट कंप्लीट गांधी जी का होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो पंचव्रत में जो थर्ड कंसेप्ट गांधी जी का है, वो थर्ड कंसेप्ट किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं अस्तेय, है ना, जिसकी बात करते हैं, अस्तेय की बात करते हैं। तो अस्तेय का सामान्य अर्थ है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी ना करना। लेकिन मैंने पहले बताया कि गांधी जी ने हर चीज को व्यापक सेंस में लिया है, उन्होंने हर चीज को बड़े पैमाने पर लिया है। तो पंचव्रत में जो थर्ड है वो आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है? नॉन स्टीलिंग, ठीक है, चोरी ना करना। इसको हम देखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, जब अगर इसके हम पर्टिकुलर बात करें तो देखिए इसका मेन अर्थ क्या है? इसका सामान्य सा अर्थ है चोरी ना करना, ये इसका सामान्य सा अर्थ है। लेकिन इसको भी गांधी जी ने कैसे परिप्रेक्ष्य में लिया है? व्यापक परिप्रेक्ष्य में लिया है, मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको गांधी जी ने लिया है। बड़े परिप्रेक्ष्य में कैसे लिया है, वो क्या बात इसमें बोलते हैं? उनका एक सिंपल सा लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एक लाइन वो ये बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी ऐसे अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी को भी ऐसे अधिकार से वंचित ना करना। सॉरी, अधिकार की जगह मैं वस्तु लिख रहा हूं, ठीक है, वस्तु। किसी को भी ऐसी वस्तु से वंचित ना करना जिस पर उसका अधिकार है। अब यहां पर वस्तु का मतलब सिंपल सा है कि व्यापक सेंस में बात की है, क्योंकि यहां पर वो क्या बोल रहे हैं? अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो अधिकारों के अंदर आपके मौलिक अधिकार जैसी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई वस्तु तो है नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वस्तु के अंदर इन्होंने हर चीज की बात की है कि लोगों की भावनाएं, ठीक है, लोगों की वस्तु है, हर चीज का आपको सम्मान करना है और आपको किसी भी उसे ऐसी चीज से वंचित नहीं करना जिस पर उसका अधिकार है। जैसे कि किसी को अपनी आजादी से वंचित ना करें, ठीक है, किसी को अपनी स्वतंत्रता से वंचित ना करें, ये चीजें तक भी इसमें शामिल है। तो किसी व्यक्ति का अगर किसी चीज पर अधिकार है तो उसे हम उस चीज से वंचित ना करें। मतलब इनका कहना क्या है कि अगर किसी से कुछ छीन रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। अब यहां पर आप देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आपको सोचने के लिए मिलेगी। मतलब गांधी जी इस मामले में जो मार्क्सवादी विचारधारा है, देखो आगे आएगा। अब बोले चोरी कर रहे हैं मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा क्या है कि अपने हक को आप छीन लीजिए चाहे दूसरे का नुकसान ही क्यों ना जाए। उनका सिंपल सा मानना था कि पूंजीपतियों को आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर अपना हक छीन लीजिए। मतलब कि वो सोसाइटी में एक पक्ष की तरफ बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष के अधिकारों को वो भूल जा रहे हैं, उसकी तरफ वो जोर नहीं दे रहे हैं। कौन? मार्क्स। लेकिन गांधी जी का मानना था क्या था कि अगर किसी से कुछ छीन रहे हो तो वो भी एक प्रकार की क्या है? चोरी है। इज दैट क्लियर? इसलिए गांधी जी ने आगे जाकर ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट दिया, हृदय परिवर्तन का कंसेप्ट दिया। आगे आने वाला है कि ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट क्या था क्या नहीं। अब गांधी जी ने चोरी ना करना को तो 3 प्रकार में बताया। तो उन्होंने चोरी के 3 प्रकार बताए हैं। किसके 3 प्रकार बताए हैं? चोरी के। यहां पर गांधी जी 3 प्रकार की बात करते हैं। तो व्यापक सेंस में इसका मतलब क्या है वो आपको समझ में यहां से आ जाएगा। ठीक, तो इसके 3 प्रकारों में कौन कौन सा बता रहे हैं? पहला उनका है, पहला प्रकार उन्होंने बताया है शारीरिक या भौतिक चोरी। शारीरिक या भौतिक चोरी, ठीक है, दैट क्लियर? फिजिकल स्टीलिंग, है ना, फिजिकल स्टीलिंग की बात करते हैं फर्स्ट में। सेकंड में बात कर रहा है मानसिक चोरी, मानसिक चोरी, ठीक है। और थर्ड में ये बात कर रहा है किसकी? वैचारिक चोरी, वैचारिक चोरी। इन 3 चीजों की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। तीनों आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। आप देखिए इन तीनों का मतलब क्या है। मैंने पहले बताया हर चीज को बहुत ब्रॉड लेवल पर ये ले जाने की कोशिश करते हैं महात्मा गांधी। मतलब क्या है इसमें? सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? शारीरिक या भौतिक चोरी। इसका मतलब क्या है? इसका उन्होंने सिंपल सा मतलब समझाया है कि किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति की सार्वजनिक, नेक्स्ट है सार्वजनिक धन संपत्ति, ठीक है,
इज दैट क्लियर? या वस्तु को चुराना, ठीक है, या उस पर अपना अधिकार जताना, या उस पर अपना अधिकार जताना, अपना अधिकार जताना, ये क्या है? एक तरीके की शारीरिक या भौतिक चोरी है। इज दैट क्लियर? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है या धन है, उस पर अपना अधिकार ना जमाए और उसको लेने की कोशिश भी ना करें जबरदस्ती में। सार्वजनिक धन, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हमारे यहां तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लोग किस तरीके से डील करते हैं आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, ठीक है। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उन सार्वजनिक संपत्तियों में किस तरीके की चीजें हैं, किस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी जो कंसेप्ट दे रहे हैं, उन कंसेप्ट पर हर जगह क्या छुपी हुई है? मैंने पहले बताया, हर जगह नैतिकता छुपी हुई है, हर जगह कहीं ना कहीं मॉरलिटी छुपी हुई है कि अपनी नैतिकता का पालन करें। जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश ना करें। अब मानसिक चोरी की बात करते हैं। सेकंड इन्होंने जो बात की वो है मानसिक चोरी। तो मानसिक चोरी में क्या है? मानसिक चोरी में यह है, ठीक है, कि किसी वस्तु को चुराने की भावना मन में लाना, चुराने की भावना मन में लाना। तो मतलब भावना भी ना आए आपके मन में, ठीक है, ऐसी सोच भी आपकी डेवलप ना हो। वो कौन सी सोच चोरी है? मानसिक चोरी। थर्ड इंपॉर्टेंट है वैचारिक चोरी। ध्यान है कितना ज्यादा इन्होंने चीजों को जो है एलिब्रेट कर बात की है ना। तो वैचारिक चोरी में इन्होंने बोला है कि किसी अन्य व्यक्ति के विचार, अन्य के विचारों को अपना बताना, अन्य के विचारों को अपना बताना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो लोग आजकल ये करते भी हैं। वैचारिक चोरी है ना, वैचारिक चोरी नहीं होनी चाहिए। विचारों की चोरी नहीं करें आप। भाई किसी और का विचार है, आप उन विचारों को की अभिव्यक्ति जरूर कर सकते हैं, आप अभिव्यक्ति कीजिए। जैसे हम यहां गांधी जी के विचार पढ़ रहे हैं, तो हम यहां वैचारिक चोरी नहीं कर रहे हैं, हम गांधी जी के विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि विचार किसके हैं? ये विचार गांधी जी के हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब ये वैचारिक चोरी नहीं है। अरे बात समझ, आप कहीं पर कोई चीज बोले तो आप उसके रेफरेंस में अगर कुछ कहीं किसी बात का रेफरेंस में अगर कोई विचार आप दे रहे हैं, कोई लॉजिक आप दे रहे हैं, कोई तर्क आप अगर दे रहे हैं, और वो तर्क अगर आपका नहीं है और सामने वाला अगर आपसे क्वेश्चन ना भी करे और अगर कर ले, और जहां जरूरी हो कि आपको बताना जरूरी पड़ जाए कि वो तर्क किसका है, तो आप जरूर बताएं कि तर्क उस व्यक्ति का दिया हुआ है और मैं इस वजह से इस तर्क का रेफरेंस यहां पर दे रहा हूं। मतलब किसी तर्क को बेवजह अपना बताने की कोशिश ना करें, ठीक है। किसी भी विचार को अपना बताने की कोशिश ना करें जो आपका है ही नहीं। अगर वो आपका है तो उसे आप बिल्कुल बताएं कि ये मेरा विचार है। तो तीन तरह की चोरियों की इन्होंने बात की है, शारीरिक या भौतिक चोरी, मानसिक चोरी और वैचारिक चोरी। इसकी कहीं ना कहीं बात करते हैं। अब आप देखिए, जो सत्य और अस्त्य का कंसेप्ट है ना, सत्य और अस्त्य का कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट अहिंसा से जुड़े हुए हैं, है ना। सत्य और जो अस्त्य का कंसेप्ट है, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? अहिंसा से जुड़े हुए हैं। तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं। जैसे सत्य, ठीक है, अस्त्य, मतलब बीच में अहिंसा लिख देता हूं। सत्य, अहिंसा और अस्त्य तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? भाई इसमें भी मन वचन कर्म की बात होती है, इसमें भी मन वचन कर्म की बात होती है, इसमें भी मन वचन कर्म की बात होती है। तीनों में एक ही चीजों की बात होती है। अगर आप किसी एक चीज को फॉलो कर लें, ठीक है, अगर आप कंप्लीटली अहिंसा को अगर फॉलो कर लें तो आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। कैसे? बिना सत्य के मार्ग पर चलकर हम अहिंसा को फॉलो नहीं कर सकते। और अगर हम अहिंसा को फॉलो कर रहे हैं तो अहिंसा में एक और बात लिखी, किसी को कष्ट ना देना अहिंसा है। और अगर आप किसी को कष्ट दे रहे हैं तो वो हिंसा है। अगर आप किसी की चोरी कर रहे हैं तो आप उसको जाहिर सी बात है कष्ट दे रहे हैं, किसी ना किसी तौर पर आपके मन में उसके लिए गलत विचार आ ही रहे हैं, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं अहिंसा, तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा कैसे रिलेटेड है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा समझाने या बताने की जरूरत है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो चौथा पंचव्रत है, हम उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आगे कि चौथा पंचव्रत क्या कह रहा है, वो हम देखते हैं। तो चौथा पंचव्रत है अपरिग्रह। चौथा जो है वो कौन सा है? अपरिग्रह है। और अपरिग्रह को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोजेशन। ठीक है, नॉन पोजेशन। अपरिग्रह मतलब इकट्ठा ना करना,
संग्रहित ना करना। इसको अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो एकत्रित या संग्रहित ना करना। लेकिन यहां गांधी जी ने कंसेप्ट दिया जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। यहां गांधी जी का ये कंसेप्ट है, जितना आपको जरूरत है उतना आप रखें, ऐसा उनका मानना था। जितने आपको जरूरत है, जितना आपको लग रहा है उतना आप कर लीजिए। जरूरत से ज्यादा अगर आपके पास है तो उसे आप कहीं ना कहीं जो है संग्रहित मत कीजिए। उसे आप फिर क्या करेंगे, मतलब यहां पर गांधी जी जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पूंजीवाद है, ठीक है, मतलब जो कैपिटलिज्म है और जो औद्योगिकीकरण है, ठीक है, उन दोनों चीजों का यहां पर आपको कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा कि इसको किस तरीके से इन चीजों का विरोध करते हैं। थोड़ा सा इनके विरोध में यहां पर बात करेंगे, ये भी आगे आएगा। थोड़ा सा मैं इसको पहले समझा दूं, क्योंकि ध्यान रहे इन कंसेप्चुअल कनेक्टिविटीज को इनसे आपको जरूर जोड़ना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जब हम सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो सोशल स्टडीज के जो अदर कंसेप्ट्स हैं उनसे विचारों का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का मतलब ही है कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी को विकसित बनाने के लिए, उसका विकास करने के लिए जितना ज्यादा अच्छा हो सके हम काम कर सके, है ना। ये कहीं ना कहीं एक दिमाग में चीज होती है। तो हम अगर इस कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़े तो गांधी जी ने इसमें क्या बोला है, सबसे पहली बात तो वो सुनिए। गांधी जी का पहला मतलब तो ये था इससे कि कुछ चीजों को समझ गया, बिना श्रम किए किसी चीज पर हक ना जताना। पहला कंसेप्ट इसमें यह है कि बिना श्रम किए, मैंने पहले बताया बहुत ब्रॉड लेवल पर सोचते हैं, बिना श्रम किए किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर हक ना जताना। पहली बात तो ये कि अगर आपने श्रम नहीं किया है उस चीज के लिए तो उस पर आपका हक जताने का भी कोई सवाल नहीं उठता है। जैसे कि आज कैसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ लोग सोचते ज्यादा, करते कम, सोचते रहते लेकिन श्रम नहीं कर रहा है। अब सोचने से तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन किससे होगा, पढ़ने से ही होगा। और एक और बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक है, इंफॉर्मेशन अपनी जगह है, इंफॉर्मेशन तो गैदर करते ही हैं आप। इन सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या सीख रहे हैं, नॉलेज, ठीक है, कंसेप्चुअल अप्रोच, दिस इज द वे ऑफ लाइफ। ये वे ऑफ लाइफ सिखा रहा है आपको। अगर आप इन सब चीजों को सीख रहे हैं तो देखिए वे ऑफ लाइफ सीख रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें हैं, दो ही बातें हैं कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है तो ऐसा कहा जाता है कि हार तो होती ही नहीं है। हारना अपना में, डिफीट अपना आप में नेगेटिव वर्ड है जो साइकोलॉजिस्ट ने बना रखा है। अगर आपने मेहनत की तो आप कुछ सीख जाएंगे, ठीक है, फिर जो कर रहे थे उसमें आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें अच्छा जरूर कर ही लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बिना श्रम किए किसी वस्तु पर अपना हक ना जताना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि लगातार श्रम, अगर आप लगातार श्रम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस लगातार श्रम से आप समाज से कुछ ले रहे हैं, समाज से ले रहे हैं। क्योंकि इनका जो कंसेप्ट था, इनका मानना यह था कि जो प्रकृति है, जो नेचर, उस पर किसका अधिकार है, समाज का अधिकार है, ठीक है। तो लगातार श्रम अगर आप कर रहे हैं तो आप समाज से ही कुछ ले रहे हैं। हालांकि यहां कुछ विरोधाभास हो सकता है, आपकी सोच के साथ यहां कुछ विरोधाभास आपको मिल सकता है, क्योंकि जब ट्रस्टीशिप की अवधारणा आप आगे पढ़ेंगे, कंसेप्ट आप आगे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको विरोधाभास हो सकता है कि हमने श्रम कमाकर पूंजी को अर्जित किया है, हमारा अधिकार उस पूंजी पर बनता है कि हम उसे कैसे उपयोग करें और कैसे उपयोग नहीं करें। तो बिल्कुल आपका कहीं ना कहीं यहां पर एक विरोधाभास यहां बन सकता है और बहुत सारे लोगों को विरोधाभास यहां से देखने के लिए मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कंडीशंस में सही ये चीजें हो सकती हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि लगातार श्रम करके आप समाज से कुछ ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जीवन की अनिवार्यता पूर्ण होने पर, क्या बोल रहे हैं कि जीवन की अनिवार्यता पूर्ण होने पर समाज सेवा करना, जीवन की अनिवार्यता पूर्ण होने पर क्या करना, समाज सेवा करना, ऐसा इनका मानना था कि अगर आपके जीवन की अनिवार्यताएं पूरी हो गई हैं तो आप समाज सेवा कर सकते हैं, ठीक है, आपको समाज सेवा करना चाहिए। यह कंसेप्ट इनका ट्रस्टीशिप से जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? किससे जुड़ा हुआ है, ट्रस्टीशिप से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो है न्यायशीलता के सिद्धांत से ये जुड़ा हुआ है, ट्रस्टीशिप से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें गांधी जी क्या कहना चाह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अब ऐसा कोई क्यों करे, ये तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो ऐसा करे या ना करे, है ना। लेकिन
यहां पर जो कंसेप्ट है वो, ये कंसेप्ट किसको फॉलो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वही सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की ही बात कर रहे हैं, समाजवाद की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसका संसाधनों पर, रिसोर्सेस पर हक बनता है और उन रिसोर्सेस के वितरण में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी आनी चाहिए। उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट पर भी बल देने की कोशिश करते हैं, उस पर जो है अपना विचार जो इनका जो विचार है वो उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए, किस तरीके से आप देखेंगे उन चीजों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पर जोड़ रहा हूं, जहां से आपको एक और चीज क्लियर होगी, वो है ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ट्रस्टीशिप से एमपीपीएससी और यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहां से पूछ चुके हैं वो, तो ध्यान है कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है, ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब ट्रस्टीशिप की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा किसकी, गांधी जी, ट्रस्टीशिप की अवधारणा। मैं यहीं पर इसको समझा दे रहा हूं, हालांकि इसको अलग से भी समझाया जा सकता है, लेकिन मैं अपरिग्रह मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, तो मैं यहीं पर इसको समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ट्रस्टीशिप, आपने ट्रस्ट वर्ड तो सुना होगा, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो ट्रस्ट वर्ड आपने सुना होगा। मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपने ट्रस्ट वर्ड सुना होगा। ठीक, तो ट्रस्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है कि संसाधन जो है वो समाज के काम आए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अगर आप ट्रस्ट को देखेंगे तो कुछ जगहों पर आप देखते हैं कि जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं, जो अन्य संस्थाओं के ट्रस्ट हैं, वो ट्रस्ट, जैसे आप कुछ मंदिरों में अगर जाएंगे भारत में, तो वहां देखेंगे आप, वहां फ्री भोजन की व्यवस्था चलती रहती है। ठीक है, वहां पर फ्री जो है खाना खिलाने की व्यवस्था चलती रहती है। वो भोजन का वितरण करते हैं और भूखे लोगों का पेट भरने का कार्य करते हैं। ट्रस्ट के जो लोग होते हैं, जो ट्रस्ट के जो संसाधन होते हैं, उनका उपयोग कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सोशल सर्विस में करते हैं, समाज सेवा में जो है करते हैं। क्या वो उस लेवल पर करते हैं जिस लेवल पर होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह भी है, जो ट्रस्ट है वो अपने संसाधनों का वितरण, अपने रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपना पूंजी है, जो उनकी कैपिटल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पर कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने के लिए मिलती है ना। तो कहने अगर हम गांधी जी के ट्रस्टीशिप कंसेप्ट की बात करें, तो जब भी ये ऐसा क्वेश्चन अगर कोई पूछे और इसमें अगर आंसर राइटिंग करने के लिए बात हो, तो सबसे पहली मैं चीज इसमें बता चुका हूं कि गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है, वो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है किससे? वो जुड़ा हुआ है अपरिग्रह की विचारधारा से। मतलब जो इनका पंचव्रत था, उस पंचव्रत में जो अपरिग्रह वाला पंचव्रत है, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब अपरिग्रह को फॉलो करने की बात पर जुड़ा हुआ है कि जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करना। ठीक है, ऐसा कहने में ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट बोलता है। तो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट में क्या बात गांधी जी बोलते हैं? गांधी जी ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट में बात ये बोलते हैं कि जो धन कमाने का अवसर है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, धन कमाने का अवसर, ठीक है, लोगों को सोसाइटी में समान रूप से मिलना चाहिए। मतलब इसमें इक्वालिटी आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? इक्वालिटी आना चाहिए। तो ये तो कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं। ये जो बात है, ये कौन बोलते हैं? कार्ल मार्क्स भी इस बात को बोलते हैं। कार्ल मार्क्स का भी कहना है, कार्ल मार्क्स भी इक्वालिटी को फॉलो करने की बात करते हैं, वो भी जो है समानता को फॉलो करने की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या है? मतलब गांधी जी भी किसकी बात कर रहे हैं? गांधी जी भी सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर अगर बात बोलूं तो गांधी जी भी किसकी बात करते हैं? सोशलिज्म। मतलब जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है वो सोशलिज्म पर बेस्ड है। ठीक है, इक्वालिटी पर बेस्ड है अगर हम बात करें तो। ठीक, सोशल डेवलपमेंट से बेस्ड है। ध्यान है, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला भी है, सोशल जस्टिस। ठीक है, जब आपका सोशियोलॉजी वाला पोर्शन है ना सिलेबस में, उस सोशियोलॉजी वाले पोर्शन से भी जुड़ा हुआ मामला यह है, क्योंकि गांधी जी वॉज सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो, ये एक समाज सुधारक भी तो थे। तो किस तरीके से इनकी चीजें आपस में जुड़ती हैं? अब कार्ल मार्क्स भी सोशलिज्म की बात करता है। फिर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कार्ल मार्क्स सोशलिज्म की बात करता है, लेकिन कार्ल मार्क्स सोशलिज्म में हिंसा की भी बात करता है कि हिंसा जायज है।
कार्ल मार्क्स इसको बोलता है कि हिंसा जायज है, आप हिंसा कीजिए। और कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स पूंजीवाद का घोर विरोधी आदमी है, पूंजीवाद का घोर विरोध, ठीक है। और पूंजीवाद का घोर विरोध कर ये कहीं ना कहीं हिंसा के माध्यम से पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है, कैपिटलिज्म को खत्म करने की बात करता है, किसके माध्यम से? हिंसा के माध्यम से, ठीक है। और ये समान वितरण की बात नहीं, मतलब समान वितरण की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन ये मेन किसका बोला? गांधी जी ये बोलते हैं कि समाज के संसाधनों पर हक समाज, पूरे समाज का है। अब उस पूरे समाज में पूंजीपति वर्ग भी आता है कि पूंजीपति वर्ग का भी हक तो है, राइट तो है, लेकिन हक कितना है? हक उतना है जितना उसके मतलब उसकी जो अनिवार्यता है उसकी पूर्ति वो कर ले, उतना हक तो उसका भी बनता है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि पूंजीवाद, जो पूंजीपति लोग हैं वही जो है सबसे ज्यादा उन्होंने शोषण किया है, और कहीं ना कहीं मजदूर वगैरह जो वो इनका हक जताते हैं, कामगारों का हक जताते हैं, उनको पूरा छीनने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लॉयटेशन जुड़ गया, किसका? पूंजीपति वर्गों का। पूंजीपति वर्गों के हक की बात नहीं करते हैं कार्ल मार्क्स, लेकिन यहां पर ये सबके हक की बात करते हैं। ये बोल रहे हैं इक्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन वो इक्वालिटी तानाशाही तरीके से नहीं आनी चाहिए, डिक्टेटरशिप के तरीके से नहीं आना चाहिए, सोशलिज्म आना चाहिए, लेकिन हिंसा के तरीके से नहीं आना चाहिए। तो फिर गांधी जी क्या बात करते हैं? ये फिर बात करते हैं कि ट्रस्टीशिप आना चाहिए, लेकिन हृदय परिवर्तन के माध्यम से। किसके माध्यम से? हृदय परिवर्तन के माध्यम से। ये हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, मतलब ये हार्ट को चेंज करने के कंसेप्ट पर बात करते हैं, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति को बदलने पर बात करते हैं, व्यक्ति को उस चीज के बारे में समझाया जाए, उसको बदला जाए, और अगर वो ना बदले तो हिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया जाए, ठीक है। मतलब नॉन वायलेंस मूवमेंट के माध्यम से, फिर हम चाहे उसको बाद में बदलना पड़े, हम नॉन वायलेंस मूवमेंट के माध्यम से उसको बदलें, लेकिन हम उसको साथ हिंसा ना करें। ये कहीं ना कहीं गांधी जी का और इनके कंसेप्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब ट्रस्टीशिप का और आगे का कंसेप्ट क्या है? ध्यान है, ट्रस्टीशिप को न्यायसिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यायसिता, ठीक है। न्यायसिता का सिद्धांत भी ध्यान है, अगर इस नाम से भी आ जाए, अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिएगा वहां आपको ऐसा लगे तो, बट न्यायसिता का सिद्धांत, ठीक है। कोई भरोसा वो ऐसे में डायरेक्ट पूछ ले, न्यायसिता का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, मतलब कि किस तरीके से न्याय होना चाहिए। अब ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या चीजें ट्रस्टीशिप में आ सकती हैं? अब देखिए ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है डीपीएसपी से, सीधी सी बात है। किससे जुड़ा हुआ है? डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। आज भी डीपीएसपी में हमें जो है कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट की झलक देखने के लिए मिलती है। अगर आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में आज भी आपको इन सब चीजों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो पंचायती राज वगैरह का जो कंसेप्ट है वो इन सब जगहों से आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर हम ट्रस्टीशिप को लॉन्ग वे में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? मैं बता देता हूं थोड़ा सा ट्रस्टीशिप के बारे में कि मेन बातें क्या है, ठीक। ट्रस्टीशिप जो है, महात्मा गांधी ने समाज में जो व्याप्त आर्थिक असमानताएं हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज हैं, उन इकोनॉमिकल इक्वालिटीज को समाप्त करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप की अवधारणा को प्रतिपादित किया, ठीक है। और गांधी जी जो है मार्क्सवादी हिंसा की जगह पर सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब मैं लाइन बाय लाइन इसको पूरा बता देता हूं ताकि नोट्स के फॉर्म में आपको थोड़ा सा ये इलेबोरेट कर आप लिख सकें। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा पहले किससे जुड़ी हुई थी? क्लियर थी। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्यों आई कि जो सोसाइटी में, ठीक है, या समाज में जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, ठीक है, जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी जो है ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट देते हैं। और ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट में ये मार्क्सवादी, ठीक है, जो हिंसावादी विचारधारा है उसको फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर क्या बोलते हैं? इसके स्थान पर ये बोलते हैं कि हमें क्या हृदय परिवर्तन, ठीक है, हृदय परिवर्तन और अहिंसात्मक आंदोलन, हृदय परिवर्तन कौन सा आंदोलन? अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से संसाधनों का वितरण जो है करवाना चाहिए, ठीक। इससे क्या होगा? इस मतलब ये किसकी बात करते हैं कि समाज में न्यायोचित वितरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसका मतलब ये कि न्यायोचित वितरण, ठीक है, जो न्याय मतलब जो जस्टिस के तौर पर सही चले, न्यायोचित वितरण की बात करते हैं, मतलब किसी के साथ भी उसमें अन्याय ना हो, ये ऐसी बात कहीं नहीं करते हैं। अगर इस कंसेप्ट को फॉलो कर लिया जाए तो इस कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मतलब गांधी जी इस कंसेप्ट के माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि असमानता का जो मूल कारण है, असमानता का मूल कारण मतलब मेन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब स्पेशली इकोनॉमिकल इक्वालिटी, तो जो इकोनॉमिकल
इक्वालिटी का, ठीक है, सॉरी इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी का जो मूल कारण है, वो मूल कारण क्या है? वो मूल कारण है पूंजी का केंद्रीकरण। गांधी जी इसको मानते, पूंजी का केंद्रीकरण। और पूंजी का केंद्रीकरण से मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल, है ना। सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल का ये बोलते हैं, जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल मूल कारण है किसका? इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी का, आर्थिक असमानता का। अगर पूंजी का, कैपिटल का केंद्रीकरण ना हो, ठीक है, केंद्रीकरण से मतलब इन द सेंस ये है कि अगर पूंजी का जो है एक ही जगह पर वो ना रहे, मतलब एक ही व्यक्ति के पास वो ना रहे, मतलब वो सीधी सी बात है, आप परिग्रह ज्यादा सारा संग्रह ना करें, यही कंसेप्ट बार बार आ रहा है, ठीक है। तो उसका केंद्रीकरण ना हो पूंजी का, किसी एक व्यक्ति के पास वो ज्यादा ना रहे, ठीक है, ये उसका मूल कारण मानते हैं। इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? इन्होंने बोला कि अगर ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट अच्छे से अगर हम सोसाइटी में लागू करें तो सोसाइटी में भूखमरी, ठीक है, जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है, जो निम्न जीवन स्तर है, सब आप चीजें नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, स्वास्थ्य है, शिक्षा, ये सब चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर हम ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को फॉलो करें तो। इज दैट क्लियर? अब आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में जब कैपिटलिज्म बहुत बढ़ रहा है, तो भारत भी कैपिटलिज्म की दौड़ में पीछे तो नहीं। जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, जो वैश्वीकरण का समय है, और जो कैपिटलिज्म का समय आज के समय चल रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम मार्क्सवादी विचारधारा को केंद्र में रखें और हिंसा को अगर हटाएं, तो एक अच्छे तरीके से अगर सोचा जाए तो आज के समय में गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि रिलेवेंट हो सकता है। हाँ, कुछ जगहों पर मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पर ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं हो सकता, कुछ जगहों पर ये प्रासंगिक नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि देखिए, पहले सुनिए रिलेवेंट क्यों हो सकता आज के समय में, उसके बाद हम इसको थोड़ी सी इसके आलोचना वाले पक्ष पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूंजीवाद अपने चरम पर आज पहुंच रहा है, बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, उस समय जो पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, आप देख रहे हैं सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सत्ता का भी सेंट्रलाइजेशन देशों में हो रहा है। आप देखेंगे एक ही पॉलिटिकल पार्टीज काफी समय तक, और एक ही पॉलिटिकल पार्टीज के जो है मतलब हम कह सकते हैं कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, वो वाला कंसेप्ट चल ही रहा है, आप देख रहे हैं ये सब चीजें चल रही हैं। तो पॉलिटिक्स में भी वो चीजें चल रही हैं, इकोनॉमी में भी वो चीजें चल रही हैं। अगर इकोनॉमी में भी अगर आप देखें तो आज के वर्तमान समय में अगर मैं आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, तो अगर मैं राजनीति की बात करूं तो जितने सांसद हैं, जो रिपोर्ट आई थी 2018-2019 में, उसमें भारत के 80% प्लस सांसद जो हैं उनकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से ज्यादा है। कितने करोड़ से? 10 करोड़ से ज्यादा, 80% सांसदों की प्रॉपर्टी। यह अपने आप में बहुत सोचनीय और विचारणीय बात है कि सत्ता के केंद्रीकरण के साथ साथ जो है धन का, मतलब जो पूंजी है, कैपिटल है, उसका केंद्रीकरण भी हो रहा है। और अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, अगर हम अंबानी की ही बात करें, हम अडानी की ही बात करें, हम टाटा की बात करें, हम बिरला की, इन सब की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं कंट्री का जो अधिकांशतः धन है वो कुछ हाथों में ज्यादा है। अब लेकिन एक सीधी सी बात है कि भैया तो बिजनेसमैन है। अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आई कि इन्होंने तो बिजनेस से पैसा कमाया है। अगर ये लोग बांट देंगे तो देश में लोग काम करना क्यों चाहेंगे? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम संसाधनों का वितरण ऐसे ही कर देंगे और यूं ही लोगों को चीजें दे देंगे, तो फिर कहीं जो मेहनत कर आगे बढ़ रहा है, जो कंपटीशन की जो एक भावना है, जो प्रतियोगिता की जो भावना है, और जो अच्छे तरीके से काम करने की भावना है, उसका तो हास हो सकता है। तो यहां पर आकर हम इसकी थोड़ी सी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भुखमरी और जो बहुत ज्यादा निम्न लोगों का जीवन स्तर चल रहा है, वहां पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म्स के तो सोशल रिफॉर्म्स में हम इस कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से लागू कर सकते हैं। तो काफी हद तक प्रासंगिक भी है और काफी हद तक अप्रासंगिक भी है। और आज के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आप सोचें इसको, क्योंकि मैं आपके ऊपर इस चीज को छोड़ूंगा, आप इसको सोचिए कि कितना ज्यादा प्रासंगिक और अप्रासंगिक हो सकता है। कुछ काम आप भी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो गांधी जी ने इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्या किया? गांधी जी ने इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये किया कि उन्होंने पूंजीपतियों से आह्वान किया। किससे आह्वान किया? पूंजीपतियों से आह्वान किया, ठीक है, कि आपकी जो संपत्ति है जरूरत से ज्यादा, उस संपत्ति का प्रयोग आप समाज की भलाई के लिए करें, मतलब जनता की भलाई के लिए उसका प्रयोग करें, है ना। उन्होंने क्या किया कि जनता की भलाई के लिए उसका प्रयोग करें, ऐसा गांधी जी ने आह्वान
किया था। किससे? पूंजीपतियों से ऐसा व्यवहार उन्होंने किया। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए कि इन्होंने क्या बोला। गांधी जी ने बोला कि इसमें इन्होंने एक और बात जोड़ दी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला कि हाँ, आपने धन मेहनत से कमाया है, ठीक है, और उस धन पर अधिकार आपका बहुत ज्यादा बनता है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिसोर्सेस की बात करें तो उन रिसोर्सेस पर तो सोसाइटी का भी हक बनता है, ठीक है। इसलिए आपकी जरूरत से ज्यादा अगर हो तो उसे बांट दीजिए। और चलो आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने एक और कंसेप्ट इसमें जोड़ दिया, इसको थोड़ा सा और लचीला या और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कि चलो ठीक है ये मत दीजिए, लेकिन जो आपने लोगों का शोषण करके कमाया है, शोषण करके तो कमाया होगा, शोषण करके जो कमाया है, ठीक है, मतलब लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन आपने किया है, उस एक्सप्लॉयटेशन कर जो धन कमाया एटलीस्ट उसको ही बांट दीजिए। ये भी इनका मानना था, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन कर धन कमाया है वो आप लोगों में ही बांट दीजिए, आप समाज की सेवा में ही उसको लगा दीजिए। तो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, अब ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को थोड़ा और आगे अपन समझते हैं। तो ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में गांधी जी के और विचार क्या थे और वो किन किन चीजों को सोचकर आगे इसमें बढ़ते थे। तो देखिए कुछ पॉइंट वाइज अगर मैं बात करना चाहूं तो इनका मानना क्या था कि पूंजीपति जो धन कमा रहा है, उन्होंने क्या बोला कि पूंजीपति धन का स्वामी नहीं, ठीक है, अब ये लाइन सा ध्यान रखिएगा, बल्कि वह उसका संरक्षक है। बल्कि वह उसका क्या है? संरक्षक है। मतलब कि पूंजीपति जो है उस धन का वास्तविक स्वामी नहीं है, बल्कि वो उसका संरक्षक है। मतलब सिर्फ वो उसकी रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर समाज को दे दे, ठीक है। और उन्होंने सेकंड का वह संरक्षक समाज के ही पथ में हो, ऐसा मानना है। मतलब जो संरक्षक है, मतलब जो सुरक्षा कर रहा है, वो संरक्षक समाज के पक्ष में हो। किसके पक्ष में हो? समाज के पक्ष में, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसका और इंपॉर्टेंट बात, मतलब क्या बोल रहा कि वह धन उसका नहीं है, समाज की संपत्ति है। तो इसी से क्लियर हो गया कि वह धन उसका नहीं है, वह धन किसकी संपत्ति है? वह धन समाज की संपत्ति है, ऐसा गांधी जी का मानना कहीं नहीं रहा है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या बोला कि इस धन का जो उपयोग है, इस धन का उपयोग, ठीक है, व्यक्तिगत कार्यों के लिए ना किया जाए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए, ठीक है, कार्यों के लिए ना होकर किसके लिए करना चाहिए? समाज के लिए करना चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए ना कर समाज के लिए करना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से यह हो सकता है कि अगर हम हमारे विचार इसके साथ ऐड करना चाहें तो हमारे विचार में यह है कि जो बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब जिनका कुछ नहीं है, और जो भूमिहीन लोग हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग लोग, और जो बीमार दुखी लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा जो है, बीमार दुखी लोगों को के लिए ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। गरीब और भूमिहीन लोगों में यह है कि इस ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट के थ्रू अगर लोगों को रोजगार के माध्यम से सहायता मिल जाए, रोजगार के माध्यम से, मतलब इस धन का जो वितरण है वो रोजगार के माध्यम से, अगर मतलब डायरेक्ट वितरण ना हो, लेकिन अगर रोजगार के माध्यम से वितरण हो तो ये ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है, ज्यादा अच्छा लग सकता है कि हम किसी को फ्री में कुछ दे भी नहीं रहे हैं और उसको रोजगार भी मिल गया, उस रोजगार के माध्यम से उसका जो है जीवन यापन भी अच्छे तरीके से चल रहा हो, लेकिन उस रोजगार में उसका शोषण ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां सोचनी और विचारणीय होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट में ये सारी चीजें आ गई। इन सब के साथ कुछ और बातें हैं, इन सब के साथ कुछ और बातें हैं कि गांधी जी ने क्या बोला कि ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें कब हो सकती हैं? जब पूंजीपति अपने मन में, अब थोड़ा सा मैं रफ कर फिर से समझ, इसको यहाँ पर ऊपर बता देता हूँ, थोड़ा सा रफ करके यहाँ ऊपर बता देता हूँ कि इन सब चीजों के लिए गांधी जी ने क्या बोला। तो मैंने पहले बताया कि इन सब चीजों के लिए गांधी जी ने मार्क्सवादी विचारधारा का तो खंडन कर दिया। अब मार्क्सवादी विचारधारा का खंडन किया तो गांधी जी ने क्या बोला है कि कैसे अब इसको हम आगे बढ़ाएं। तो गांधी ने ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट में आगे बढ़ना चाहे, ठीक है, तो ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट में वो आगे तभी बढ़ सकता है जब जो पूंजीपति वर्ग है उस पर हम हमला ना करें, उस पर हम हिंसा ना करें, बल्कि उसके मन में, ठीक है, दया, करुणा, ठीक है, और मदद करने का भाव उत्पन्न हो। इनका क्या उत्पन्न हो? करने का भाव उत्पन्न हो। मतलब ये भाव उसके अंदर उत्पन्न कर दें और उसको बताने की कोशिश करें कि इन संसाधनों पर हक सभी का है। तो मतलब यहां पर कंसेप्ट बात आती है हृदय परिवर्तन। अब ये कंसेप्ट यहां पर जुड़ जाएगा
कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा को गांधी जी ने आगे तो बढ़ाया, लेकिन वो चाहते थे कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़े, हार्ट चेंज हो उसके माध्यम से आगे बढ़े। मतलब हम किसी पर जबरदस्ती ना करें, हम हिंसा ना करें, बल्कि हम उसका क्या परिवर्तित करने की कोशिश करें, हृदय परिवर्तित करने की कोशिश करें और ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट दिया है, उस कंसेप्ट को उन्होंने आगे कैसे बढ़ाना है ये भी कहीं ना कहीं उसी में बता दिया है कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे या किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब इस हृदय परिवर्तन पर आधारित और ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट पर आधारित क्या कोई प्रयोग हुआ है? अगर कोई प्रयोग हुआ है तो किस लेवल पर हुआ है वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, बिल्कुल इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं तो इसका शानदार एक एग्जांपल है और जो आपने सुना भी होगा। देखते हैं इसका एग्जांपल कौन सा है। तो इसका एग्जांपल है भूदान आंदोलन। कौन सा एग्जांपल है साथियों? भूदान आंदोलन इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। ठीक, तो इसका एग्जांपल मैं देना चाहूं तो इसका एग्जांपल कौन सा है? भूदान आंदोलन, भूदान मूवमेंट। ठीक है, भूदान आंदोलन, भूदान मूवमेंट। नोट कर लें, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो भूदान आंदोलन सबसे पहली बात गांधी जी के कौन से कंसेप्ट पर आधारित है? ट्रस्टीशिप वाले कंसेप्ट पर आधारित है और हृदय परिवर्तन, इन दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। ठीक है, और कहने भूदान आंदोलन सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है। किससे जुड़ा हुआ मामला है? सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन उस सामाजिक न्याय को कैसे लाया जाए? उस सामाजिक न्याय को गांधी जी की इन दो विचारधाराओं को फॉलो कर लाना है। तो सिंपल सी बात है, यह आंदोलन किसी ऐसे व्यक्ति ने चलाया होगा, ठीक है, जो गांधीवाद का जबरदस्त समर्थक रहा होगा। ऐसे व्यक्ति ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया होगा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो गांधीवाद का समर्थन रहा हो और जो मानता हो कि इन दोनों कंसेप्ट से जो है, आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बढ़िया बातें आपको यहां पर जानने के लिए मिल रही हैं। कितने कंसेप्ट से रिलेटेड बातें हैं जो मतलब रिलेवेंट हो सकती हैं काफी हद तक। आज के समय में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो भूदान आंदोलन का मतलब सीधा सीधा सा है भूदान। भू का मतलब क्या होता है? भूमि, और दान का मतलब पता ही आपको, दान कर देना। मतलब भूमि को दान कर देना। भूमि को क्या कर देना? दान कर देना। ठीक है, ये कंसेप्ट इसमें कहीं ना कहीं है, भूमि को दान कर देने का कंसेप्ट। ठीक, तो देखिए, भूदान आंदोलन आधारित है ट्रस्टीशिप और हृदय परिवर्तन की अवधारणा पर। ठीक, और हृदय परिवर्तन का जो कंसेप्ट है ना, वो हृदय परिवर्तन का कंसेप्ट नव वेदांत से लिया गांधी जी ने। मैंने पहले बताया कि इनकी फिलोसफी नव वेदांत से जुड़ी हुई है। नव वेदांत में जो नीति मीमांसा है, ठीक है, उस नीति मीमांसा में गांधी जी ने क्या बोला कि सबसे केंद्र में क्या होगी? नैतिकता होगी। केंद्र में क्या होगी? नैतिकता, मॉरलिटी। ठीक है, और मॉरलिटी अगर आपके अंदर है तो आप समाज का कभी भी अनैतिक नहीं कर सकते। ये कहने का इनका कंसेप्ट रहा है। तो सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मामला है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन चलाया था भारत में बहुत ही फेमस व्यक्ति, आपको पता होगा, विनोबा भावे। किसने? विनोबा, ठीक है, भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को चलाया और जो आगे जाकर ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हुआ। ठीक है, भूदान आंदोलन जो आगे जाकर कैसे परिवर्तित हुआ? ग्राम दान आंदोलन में। 1951 में ये भूदान आंदोलन के रूप में 1956 तक जो है ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया भूदान आंदोलन। किस तरीके से भूदान आंदोलन आगे बढ़ा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भूदान आंदोलन गांधीवादी रचनात्मक विचारधारा पर आधारित है। किस पर आधारित है? गांधीवादी रचनात्मक विचारधारा। ठीक है, जो गांधीयन आइडियोलॉजी है, ठीक है, उस गांधीयन आइडियोलॉजी पर आधारित है। तो वो तो कौन सी गांधीयन आइडियोलॉजी पर आधारित है हम पहले ही बता चुके हैं। अब क्या होता था कि विनोबा भावे का यह मानना था कि भूमि सुधार करना, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाना और भूमि का जो पुनर्वितरण है, भूमि का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ सरकारी कानूनों के माध्यम से बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सरकारी कानूनों में हम कई बार जो है किसी दूसरे व्यक्ति का जो हक है, उस दूसरे व्यक्ति का जो अधिकार है, उसको भी कहीं ना कहीं छीन सकते हैं, ऐसा मानना था। तो इनका मानना क्या था विनोबा भावे का कि कानून के माध्यम से ना हो तो भी हम इसे एक आंदोलन के माध्यम से सफल बना सकते हैं, भूमि के पुनर्वितरण के मामले को। ठीक है, भूमि के पुनर्वितरण में क्या चीज थी आगे देखेंगे हम। किसको हम
उसके माध्यम से सफल बना सकते हैं। किसके माध्यम से? आंदोलन के माध्यम से, कि हम ऐसा कोई आंदोलन छेड़े जो आंदोलन समाज में लोगों का हृदय परिवर्तन कर दे और उनमें समाज सेवा का भाव उत्पन्न कर दे, और लोग स्वतः ही अपनी भूमि को दान के तौर पर उन लोगों को दे दे जो भूमिहीन लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो कष्ट में है, उनको अपनी भूमि दे दे। मतलब वो हृदय परिवर्तन हम कर दें। लेकिन उस हृदय परिवर्तन के लिए जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? आंदोलन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति किसी को अगर कोई वो बात जाकर समझाएगा तो मैं भी शायद इतना ज्यादा समझ में उस व्यक्ति को ना आए, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे लोग जाकर उसको बात समझाएंगे, और एक, क्योंकि कहते हैं ना संगठन में ही शक्ति है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि संगठन में शक्ति है, जो यूनिटी है उसमें ही कहीं ना कहीं शक्ति है। तो आंदोलन के माध्यम से उन्होंने एकता पर बल देकर, संगठन की शक्ति पर बल देकर एक बड़े आंदोलन को खड़ा कर, ठीक है, लोगों के गांव गांव जाकर, जो जमींदार वर्ग है, जो भूमिपति वर्ग है, जिनके पास भूमि बहुत ज्यादा है, उस वर्ग से अपील करने की कोशिश की कि हम उससे अपील करेंगे और आंदोलन में उसको हम शामिल करेंगे। तो आंदोलन का शुरुआत कब हुई? 50 के दशक में, ठीक है, 50 के दशक में, मतलब 1951, ठीक है, 50s का जो डिकेड है उसमें इसकी शुरुआत होती है। उसमें जब इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, तो ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट पर जाता है। कौन से कंसेप्ट पर? ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट पर काम करता है। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है? सर्वोदय समाज की स्थापना। किसकी स्थापना? सर्वोदय समाज की स्थापना, मतलब समाज में सबका उदय हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ये नया नहीं बात आ गई, सर्वोदय वाला कंसेप्ट, सर्वोदय, ठीक है। तो सर्वोदय समाज की अवधारणा, मतलब समाज में सबका डेवलपमेंट हो और जो फैली इनइक्वालिटी है वो कैसे भी तरह कर दूर हो। तो सर्वोदय समाज में सारी चीजें हैं, सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है, मतलब कि सिर्फ इकोनॉमिकल इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ इकोनॉमिक्स रिलेटेड बात नहीं हो रही है। जो भेदभाव है जाति को लेकर, पंथ को लेकर, और जो अमीरी गरीबी को लेकर जितनी भी असमानताएं हैं, वो सारी असमानताएं दूर हो और एक सर्वोदय समाज की अवधारणा यहां पर विकसित हो। हम इसको अलग से भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है, अलग से मैं बता दूंगा। लेकिन ये सब चीजें क्या हो? अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन पर उन्होंने जोर यहां पर दिया। अहिंसात्मक तरीके से किस पर जोर दिया? सामाजिक परिवर्तन पर जोर दिया है, अहिंसात्मक तरीके से। कैसे आगे बढ़ी? तो देखिए आगे इस तरीके से बढ़ी। यह आंदोलन स्टार्ट हुआ 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1951। 18 अप्रैल 1951 को क्या हुआ? देखिए आप, मतलब यहां से शुरुआत क्यों मानी जाती है? हालांकि शुरुआत तो पहले हो गई थी, तब ये चीज, लेकिन पहला काम यहां हुआ। तो हुआ क्या? पहले आप वो देखिए, जो विनोबा भावे हैं, उन्होंने भूदान के रूप में, मतलब भूमि के दान के रूप में, उन्होंने भूदान के रूप में जो बड़े बड़े जमींदार वर्ग थे, ठीक है, उस जमींदार वर्ग से अपनी जमीन का छठा हिस्सा दान करने की बात की। जमीन का कितना हिस्सा? छठा हिस्सा दान करने की बात की, दान करने की बात, मतलब 1/6 को दान करने की इन्होंने बात कर, ठीक है, छठा हिस्सा दान कर दीजिए। और इन्होंने कंसेप्ट बनाया कि अगर 30 एकड़ के आसपास इन्होंने कंसेप्ट किया कि 30 एकड़ अगर किसी के पास है तो वो 5 एकड़ एटलीस्ट दान कर दे, मतलब 25 उसी के पास रखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम वो 5 एकड़ को दान कर दे। उन लोगों को दान कर दे जो लोग भूमिहीन हैं, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है, वो भूमिहीन और गरीबों को वो दान कर दे। और इसी प्रारूप में 18 अप्रैल 1951 को पहली भूमि दान में मिली, जो आंध्र प्रदेश, उस टाइम पे तो तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश, उस समय का जो आंध्र प्रदेश है उसका जो तेलंगाना क्षेत्र है, ठीक है, उस तेलंगाना क्षेत्र में जगह है, वो है पोचमल्ली। कौन सी जगह? पोचमल्ली में पहली बार भूमि दान में मिली 18 अप्रैल 1951, ठीक है, इज दैट क्लियर? जो पोचमल्ली ग्राम है, पोचमल्ली ग्राम, वहां पर भूमि दान में मिली कब? 18 अप्रैल 1951 को। मतलब यानी भूदान आंदोलन सफल यहां से होना प्रारंभ हुआ। और ये किसके माध्यम से हुआ? अहिंसात्मक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, मतलब हृदय परिवर्तन की अवधारणा यहां पर जुड़ी हुई है, ठीक है। अब यह आंदोलन जैसे कि आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं यह आंदोलन आगे जाकर बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पर कानूनी पछड़े, कानूनी दावपेच, गवर्नमेंट ने बोला कुछ जगह हमारी थी वही दान में दे दी गई है, कुछ जगह ऐसी दान में मिली जो बंजर भूमि थी, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो ये बहुत सारी चीजें थी। और यह आंदोलन उन्हीं जगहों पर ज्यादा सफल हुआ जहां पर कहीं ना कहीं आप जातिवाद कम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का ही मानना था कि भारत की मेन समस्या धर्म नहीं है, भारत की मेन समस्या सांप्रदायवाद है, सांप्रदायिकता है, ठीक है, जो मन में गलत धारणाएं हैं वो सबसे बड़ी समस्या है।
तो जहां पर जातिवाद कम था, जहां पर जो है लोगों में जाति के नाम पर भेदभाव कम था, वहां पर ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से हुई और वहां पर लोगों का जो है हृदय परिवर्तन आसानी से हो सका। लेकिन थोड़ा सा और हम समझते हैं इसको। जैसे ये आगे बढ़ा, जो हमारे जयप्रकाश नारायण महोदय हैं, जयप्रकाश नारायण महोदय भी इससे जुड़ गए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भी इससे जुड़े 1953 में। कब जुड़े? जो जेपी साहब हैं वो भी इससे 1953 में जुड़ गए भूदान आंदोलन से। और थोड़ा सा सफलताओं की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 महीने में इस आंदोलन ने जो है 12,200 एकड़ के आसपास भूमि को पा लिया। ठीक है, और मार्च 1956 तक, मतलब स्टार्टिंग की सफलता देखिए, मार्च 1956 तक 40 लाख एकड़ जो भूमि है वो भूदान के रूप में मिल चुकी थी। कितनी भूमि? 40 लाख एकड़ भूमि भूदान के रूप में। आप समझ रहे हैं? आप सोचेंगे तो भूदान आंदोलन पूरा समझाने लगे। भाई भूदान आंदोलन पूरा यहां समझाऊंगा ही मैं, अलग से इसको नहीं पढ़ाऊंगा, तो यहीं पर इसको पूरा समझा दे रहा हूं, क्योंकि यहीं पर आपको इसको समझना जरूरी भी हो जाता है। ठीक, अब क्या हुआ कि मार्च 1956 तक इतना मिल गया। इसके बाद एक नया कंसेप्ट आया कि भूदान की जगह, ठीक है, भूदान आंदोलन परिवर्तित हो गया ग्राम दान में। किससे परिवर्तित हो गया? ग्राम दान में परिवर्तित, मतलब कि ग्राम के ग्राम ही दान होने लगे। ठीक है, ग्राम के ग्राम दान में ये कि जो ग्राम दान का मतलब क्या है? ग्राम दान का मतलब ये कि ग्राम में जितनी भूमि है, ग्राम में जितनी भूमि है, ठीक है, जितनी भूमि है उस पर, उस ग्राम के सभी लोगों का बराबर हक है। सभी लोगों का बराबर हक वाली बात यहां पर आ गई। बराबर हक रहेगा या है? ठीक है, ये कंसेप्ट यहां पर आ गया, नया कंसेप्ट यहां पर जुड़ गया। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये चीजें यहां पर आगे हुई। लेकिन क्या हुआ? वही बात कि कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट, देखो कांग्रेस का प्रारंभ में थोड़ा सपोर्ट मिला, लेकिन बहुत बड़ी सरकार की इच्छा शक्ति ना होने की वजह से, ठीक है, और कानूनी पछड़ों की वजह से, बंजर भूमि दान में ज्यादा मिली, उन चीजों की वजह से और जातिवाद, इन सब चीजों की वजह से यह आंदोलन शुरुआत में तो सफल रहा, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा सफल ना हो सका और बाद में धीरे धीरे इसका अस्तित्व जो है वही हमारे यहां से समाप्त होने लगा। और बाद में इस आंदोलन को किसी अन्य व्यक्ति ने बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति दिखाकर आगे बढ़ाने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए जो आंदोलन जहां था वहीं पर मतलब थोड़ा सफलता के बाद जो है धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र थे और जहां पर जातिगत भेदभाव कम था, ठीक है, जहां पर वर्ग विभेद कम था, उन जगहों पर यह आंदोलन काफी सफल हुआ। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो ग्रामदान आंदोलन है वो उड़ीसा में काफी सफल हुआ। लगभग 1960 के आसपास तक 4,500 ग्राम जो है ग्रामदान गांव जो ग्रामदान से जुड़ गए उड़ीसा में। महाराष्ट्र में 603 गांव जो है ग्रामदान से जुड़ गए। केरल में 547 के आसपास गांव जो है ग्रामदान से जुड़ गए। आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे गांव ग्रामदान से जुड़े। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो बिहार, मद्रास, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर ग्राम जो है ग्रामदान से जुड़े। तो कहीं ना कहीं आंदोलन धीरे धीरे सफल तो हुआ, लेकिन उस लेवल तक सफल नहीं हो पाया जिस लेवल तक जो है इसको सफलता का सोचा गया था। उस लेवल तक कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भूदान आंदोलन के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन था, एक डिटेल थी। तो आप परिग्रह में ही मैंने आपको ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट समझा दिया है, ठीक है, और उसी के साथ मैंने भूदान का कंसेप्ट जो है वो भी समझा दिया है। ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को आप अलग से नोट कर लें और अलग से नोट कर उसको पढ़ लें, क्योंकि ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रहे। पांचवें महाव्रत के बाद पांचवें पंचव्रत की बात करते हैं लास्ट की, ठीक है। पांचवा पंचव्रत है ब्रह्मचर्य। पांचवा पंचव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य है, ठीक है, मतलब सेलिबेसी है। पांचवा जो पंचव्रत है वो कौन सा? सेलिबेसी है, ब्रह्मचर्य है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि क्या, इसका सिंपल सा मतलब आपको पता तो क्या होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, कामुकता की जो स्थिति है उसको कंट्रोल करना, सेंसेस पर अपना कंट्रोल होना, ठीक है, वो इसमें मतलब प्रोहिबिटेड टू चैस्टिटी। हम अगर बोले तो प्रोहिबिटेड, ठीक है, प्रोहिबिटेड टू चैस्टिटी। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से जुड़ जाता है। ब्रह्मचर्य की बात तो पहले भी अगर आप धर्म वगैरह पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसमें गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि मन, ठीक है, वचन और कर्म से, इसमें इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं। इन तीनों से इंद्रियों का क्या करना? इंद्रियों को संयमित करना, ठीक है, संयमित करना किसके अंतर्गत आता है? ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और गांधी जी ने क्या बोला कि ब्रह्मचर्य स्वाभाविक गुण नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि यह स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत ज्यादा
उच्च स्तरीय आध्यात्म की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा किसकी जरूरत होती है? उच्च स्तरीय आध्यात्म की जरूरत होगी, जो कठोर परिश्रम के माध्यम से ही आ सकता है। मतलब परिश्रम की जगह में अगर अभ्यास लिखूं तो ज्यादा सही रहेगा, जो कठोर अभ्यास के माध्यम से ही आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो गांधी जी ने सीमाएं इसमें निर्धारित कर दी है कि कुछ सीमा तक आपको जो है इसका पालन करना है। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म की जो रैशनैलिटी है, वो हिंदू धर्म की रैशनैलिटी यहां पर जुड़ जाती है कि हिंदू धर्म की रैशनैलिटी यहां पर क्या जुड़ेगी? हिंदू धर्म की रैशनैलिटी बोलती है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब एजुकेशन, अर्थ मतलब इकोनॉमी, ठीक है, काम मतलब एंजॉयमेंट, और मोक्ष मतलब उसके लास्ट में फिर मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस विचारधारा को कहीं ना कहीं इससे जोड़ देते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी पांचों में, उसमें स्टार्टिंग के चार जो है वो बहुत ज्यादा एलिब्रेट करके मैंने आपको समझाए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं देखूं अभी तक, तो जो ट्रस्टीशिप वाला कंसेप्ट है, जो भूदान मूवमेंट वाला कंसेप्ट है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और वो बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप साथियों इतना जो चीजें हैं इस सेकेंड एपिसोड में आपको क्लियर हो गई होंगी गांधी जी के मामले में। थर्ड एपिसोड में मैं गांधी जी के मामले में जो अन्य चीजें हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या क्या मैं बताने वाला हूं आप सुन लीजिए। साधन साध्य सिद्धांत गांधी जी का, मीन्स एंड एंड जो डॉक्ट्राइन है कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर गांधी जी ने बल दिया है कि अगर आपका साध्य कितना ही पवित्र हो, लेकिन साधन की पवित्रता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका रास्ता भी उतना ही सही होना चाहिए। अगर आप किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं तो आपका रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। गांधी जी का मानना था। इसमें कई सारे विचारकों से उनके मतभेद दिखाई देते हैं। मैकियावेली से उनका मतभेद दिखाई देता है, कौटिल्य से उनका मतभेद दिखाई देता है, प्लेटो से उनका मतभेद कुछ हद तक दिखाई देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो आगे जो है प्लेटो के विचार, ठीक है, इन्हीं के साथ कोरिलेट कर मैकियावेली की अवधारणा, कार्ल मार्क्स की अवधारणा जो भी पढ़ रहे थे, इन सब चीजों को आगे हम और मिक्स कर पढ़ने का जो प्रयास करेंगे। और अगला लेक्चर में भी शायद थोड़ा और ज्यादा लंबा इसका रहे, और उस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि गांधीयन जो फिलॉसफी और जो आइडियोलॉजी है वो मैं पूरा समाप्त कर दूं, और आज के समय में उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो रिलेवेंस है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं। आई होप। और कल ही मैं वो लेक्चर जो है जल्दी ही बनाकर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं इसको पार्ट्स में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो चीजों को समझने में और देखने में, और आपको समय मिले चीजों पर सोचने के लिए भी, है ना। तो आप चीजों को सोचें, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप थिंकिंग अप्रोच में लेकर आए। आप सोचें कि आज के समय में कितना रिलेवेंट हो सकता है। आज का जो आपका आसपास का परिप्रेक्ष्य है, जब आप न्यूज सुन रहे हैं, उस न्यूज को सुनकर आप सोचने की कोशिश करें कि आज के समय में गांधीवाद कहां तक फिट बैठ रहा है, किन किन जगहों पर गांधीवाद फिट बैठ सकता है, किन किन जगहों पर हम गांधीवाद के माध्यम से सोशल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीजें तो आप बिल्कुल करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा करने की कोशिश करें और सोचें चीजों के बारे में कि हम क्या क्या इसमें और बेहतर कर सकते हैं, और अपने विचारों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो आपकी अवधारणा, आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा, और आपके ओपिनियंस भी काफी अच्छा डेवलप होंगे, जो आपकी तैयारी के दौरान काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और निरंतर नया कुछ सीखते रहिए। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, ध्यान रखें अपना। बाहर भी अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, अब तो खैर स्टे होम स्टे सेफ अपनी जगह हो गया, बाहर भी निकलना जरूरी हो चुका है। बिल्कुल आप बाहर भी अपने काम करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैनिटाइजर और मास्क का प्रॉपर उपयोग करें, और अपने परिवार, फैमिलीज और अपना जो सोसाइटी है उसका विशेष आप ध्यान रखें। ठीक है, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।